औज़ुबिल्लाहिस्समील अलीम मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाह। आप तमाम हज़रात का एक बार फिर एक नए अंदाज़ में खैर मकदम करता हूँ अपने बिल्कुल ही ख़ास प्रोग्राम में, जिसका उन्वान है कामयाबी के रास्ते। याद रखिएगा हमारे व्यूअर्स कि इंसान जो है उसकी ज़िंदगी इम्तिहानात से भरी हुई होती है। एग्ज़ामिनेशंस आर फिल्ड इन अ पर्सन्स लाइफ़, चाहे वो एक छोटा बच्चा ही क्यों ना हो और चाहे वो हम ये कह सकते हैं ग्रेजुएट या पीएचडी लेवल तक क्यों ना जाता हो। वो हर वक़्त, हर लम्हा, चाहे वो एकेडमिक लेवल पे हो या ज़िंदगी के लेवल पर, इम्तिहानात से घिरा हुआ रहता है। और एकेडमिक लेवल की बात करें तो हमारा मुल्क मुख्तलिफ शोबों में दाखिले के लिए मुख्तलिफ इम्तिहानात को कंडक्ट करवाता है हर साल। मिसाल के तौर पे क्लैट फॉर लॉ, सीयूईटी यानी कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, गेट या नीट फॉर डॉक्टर एंड मेडिकल पर्पसेस। और उसी तरह से हम ये कह सकते हैं कि जेई मेंस और जेई एडवांस फॉर एंटरिंग इनटू आईआईटीज, द मोस्ट प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन ऑफ अ कंट्री। बिलीव मी, और ये खुद डेटा कहता है कि जेई मेंस और जेई एडवांस को क्रैक करना इट इज वन ऑफ द टफेस्ट थिंग्स, टफेस्ट एंट्रेंस एग्जाम होता है हमारे मुल्क में। और अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे कौम के लिए बहुत ही फख्र की बात है कि इस वक्त हमारे साथ मौजूद है जनाब मोहम्मद अय्यूब सैयद साहब, कि उन्होंने जेई एडवांस को ना के क्रैक किया है, इसमें ऑल इंडिया रैंक 32 यानी ऑल इंडिया रैंक 32 कैटेगरी में इन्होंने एक्वायर किया है। सो लेट्स वेलकम हिम ऑन अ शो। सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। कैसे हो आप? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अच्छा हूँ, आप कैसे? जी, आपकी दुआ है। सबसे पहले तो इससे पहले प्रोग्राम का आगाज़ करें, आपको मुबारकबाद हम पेश करते हैं कि आपने ऑल इंडिया रैंक 32 एक्वायर किया। ये हमारे लिए, हमारे कौम के लिए बड़ी फ़ख्र की बात है। और हम जानना चाहेंगे कि दूसरे हम जेईई मेंस और जेईई एडवांस के थोड़े क्वेश्चन्स की तरफ बढ़े, इससे पहले हम जानना चाहेंगे कि आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या है? आपने किस तरह से पढ़ाई की है? कहाँ पे आपका चाइल्डहुड गुज़रा? मेरा आई एम फ्रॉम रूरल एरिया, मतलब जूनियर एक टाउन टाइप है। जी, मैं एक्चुअली विलेज से बिलॉन्ग करता हूँ, जो कि रूरल एरिया है, बट यहाँ पर 11-12 जो है वो मेरी अर्बन एरिया में गुजरी है बाय स्कॉलरशिप एग्जाम। तो मेरा चाइल्डहुड जो है वो एक रूरल एरिया में गुजरा है, जो कि स्कूल स्कूल जो है, बट मुझे मेरे पेरेंट्स ने बहुत अच्छी से स्कूलिंग प्रोवाइड की थी, जो कि इंग्लिश मीडियम, जो जल्दी रूरल एरियाज में मिलती नहीं है। जी, तो उसमें मेरा चाइल्डहुड गुजरा, बट वो उससे टैकल करना बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि मेरे पेरेंट्स की इतनी इनकम नहीं थी कि वो अफ़ोर्ड कर पाएँ, बट उन्होंने कैसे भी मेरा स्कूलिंग अच्छे से अफ़ोर्ड की। और फिर उसके बाद मेरा अल्हम्दुलिल्लाह 10th में मेरे 91% स्कोर था एसएससी में, जी, जो जिससे मुझे थोड़ा कोटा से फ़ायदा हुआ। तो मुझे कॉलेज जो है 11th का, उसमें मुझे ज़ीरो बैलेंस पे मुझे स्टडिंग का मौका मिला। यानी ऑलमोस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट यस। यू वुड से। यानी ये आपको स्कॉलरशिप मिली। जी। कहाँ पे आपकी बचपन में जो है, किस तालुके से, किस रूरल एरिया से आपका ताल्लुक था? जी, मेरा ताल्लुक जुन्नर से था। जी, एंड मेरी स्कूलिंग जो स्कूल था उसका नाम शंकरराव भुट्टे पाटिल इंग्लिश मीडियम स्कूल था। जी, एंड मैंने कॉलेज श्री शिव छत्रपति कॉलेज से की है, जहाँ पर मुझे स्कॉलरशिप मिली। जी। और यानी आपके फैमिली बैकग्राउंड की अगर हम बात करें तो यू हैव सेड कि इतनी हमारी कैपेसिटी नहीं थी एंड द स्कॉलरशिप्स वर प्रोवाइडेड फ्रॉम द कम्युनिटी इटसेल्फ। यस, मुझे 11th-12th में जो जेईई की प्रिपरेशन की स्कॉलरशिप मिली, वो अनफाल फाउंडेशन के एक मैक्सटार प्रोग्राम के थ्रू मिली है, जी, जो जिसको हमें क्लियर करना पड़ता है ताकि हम आगे फर्दर जेईई एंड नीट की स्टडी करने के लिए इंटीग्रेटेड प्रोग्राम जो प्रोवाइड करते हैं फॉर मेंस एंड फॉर गर्ल्स। दे आर प्रोवाइडिंग फीस फॉर एजुकेशन एंड लाइक नीट एंड जेईई फ्रॉम होम। जी, जी। तो यहाँ पे मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि अगर आपकी बात करें बचपन से लेके अभी तक के सफ़र की, इतना अच्छा रैंक एक्वायर करा है, तो ऑब्वियसली एक पीपल जो लोगों को गुमान होता है कि हाँ, ऐसे बच्चे जो है बचपन से टॉपर होते हैं, हर वक़्त स्कूल में टॉप करते हैं, तो दिस असम्पशन इज़ ट्रू और व्हाट? एक्चुअली जो एआईआर-1 होते हैं वो तो, मतलब एआईआर-1 1 टू जी, 10 वो तो ऑलमोस्ट टॉपर ही होते हैं, बट एक्चुअली मेरा ऐसा था कि मैं टॉपर तो नहीं था, बट टॉप सेकंड थर्ड तो मैं आता था क्लास में। स्कूल में। स्कूल में यानी हाँ। बचपन से आपका एक फ़ोकस था पढ़ने में। जी, मैं यानी कभी आपको ऐसा लगा है कि आप जो है इस लेवल तक पहुँचोगे कि हाँ, आईआईटी बॉम्बे तक का आपका सफ़र होगा? जी, मुझे तो मैंने अपने मन में रख लिया था कि ऐसा मैं करूँगा ताकि मेरे घर वालों को, मेरे कौम को मेरे लिए प्राउड फील हो सके। जी, जी। तो यानी हम ये कहेंगे कि आपकी इब्तदाई जर्नी से लेके 10th तक और उसके बाद से क्योंकि यू वर
ऑलवेज कमिंग सेकंड और थर्ड इन क्लास, यानी बचपन से ही आसार दिख गए थे कि हाँ यस यू वांट टू डू समथिंग बिग। तो आपने ये कब सोचा कि आपको आईआईटी में जाना है? मैंने एक्चुअली 10th के बाद ही मेरे कॉम के एक अफ़राद है जिनका नाम जनाब यूशा है, जी। उन्होंने मुझे हेल्प की था। वो आगे उन्होंने की हेल्प की। जैसे मेरे पेरेंट्स ने मुझे ऑप्शन रखे थे, या तो आप जेईई में इंजीनियरिंग लाइन में जाओ, या तो आप डॉक्टर लाइन में जाओ। तो उन्होंने मुझे टाइम दिया, इतने-इतने टाइम, मतलब 1 वीक का उन्होंने मुझे मोहलत दी थी कि आप कोई भी एक फ़ील्ड चूज़ कर लो। तो मैंने जनाब यूशा है, उनसे बात की कि क्या करना चाहिए, और मुझे एक्चुअली मशीन लर्निंग में ज़्यादा इंटरेस्ट था कि हमें आगे क्या करना है। मतलब जी। वो मशीन कैसे वर्क करती है, उसके प्रिंसिपल्स क्या है, उसको ऑपरेट कैसा करते हैं। मुझे डीप इन मशीन जाना था। तो मैंने उनसे थोड़ा कंसल्ट किया, तो उन्होंने मुझे हेल्प की जेईई के रास्ते बताने में और इंजीनियरिंग के लिए। यानी कुछ तो भी ऐसा बचपन में स्पार्क हुआ होगा ना कि जी। जिसकी वजह से आपको मशीन लर्निंग की तरफ आपका रुझान बढ़ा होगा। मेरा मतलब बचपन से ऐसा है कि हर एक चीज़ को डीपली स्टडी करना कि हाउ डज़ इट वर्क एंड व्हाट आर द प्रिंसिपल्स बिहाइंड दैट। तो उसको स्टडी करना एक्चुअली मुझे ज़्यादातर रिसर्च में इंटरेस्ट है, तो इसीलिए मैं जेईई की तरफ गया। मच इनटू रिसर्च फील्ड, यस। किस तरह से वो मशीन बनी है, उसके ऊपर रिसर्च हुँ। करना। यस, इसका स्पार्क क्या था आपके, यानी बचपन में कुछ ऐसा वाकया हुआ कि जिसके बिना पर आप जो है मशीन की तरफ ज़्यादा आपका रुझान बढ़ा? एक्चुअली मैं बचपन से ही ज़्यादातर ज़्यादा मशीन देखता था, उनके वर्किंग को समझता था कि कैसे वर्क करते हैं। और फिर मैंने जब ऊपर से देखना स्टार्ट किया, तो मुझे पता चला कि उसके अंदर जो मेन इंजन रहते हैं, बहुत सारे स्क्रूज़ और वायर्स रहते हैं, जो कि उसको ब्रेन एंड स्पाइन यस। जैसा वर्क करते हैं वो लोग। तो उस हिसाब से मुझे उसके उसको ज़्यादा जानने की इच्छा हुई, और जी, जी। तो यहाँ पे आपने कहा कि आपको 1 हफ्ते की मोहलत दी गई थी इन ऑर्डर टू सिलेक्ट अ स्पेसिफिक करियर, ईदर टू ऑप्ट फॉर नीट एग्जामिनेशन और ईदर टू ऑप्ट फॉर जी। जेईई। ओके। सो मैं यहाँ पे आपसे पूछना चाहूँगा कि हमारी कंट्री में एक स्टिग्मा है कि जो बच्चे होते हैं उन्हें, या तो ये जिस तरह से आपके साथ हुआ, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि जिन्हें एक अलग ही फील्ड, मिसाल के तौर पे दे वांट टू परस्यू आर्ट्स, वोकेशनल साइंसेज एंड ऑल। तो आपका तो ख़ैर इस मशीन लर्निंग में आपका रुझान था। सो वी कैन अंडरस्टैंड यू ऑप्टेड फॉर जेईई, है ना? और दैट इज़ मच कि ऑब्वियसली ये कहा जाता है कि इंसान को जिस चीज़ में रुझान हो उसी की तरफ अपना करियर बनाना चाहिए। दैट मेक्स हिज़ जॉब मच ईज़ियर एंड फन टू डू। येस? ओके। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि एक इंडिया में जो स्टिग्मा बना हुआ है कि नीट या मेडिकल साइंसेज़ या इंजीनियरिंग ही करेगा हमारा लड़का, तो ये स्टिग्मा सही है आपकी नज़र में? नहीं, मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि अगर कोई बच्चा है, उसका वो इंटरेस्ट किसी और फ़ील्ड में है, जैसा उसको लॉ में जाना है, जी। बट उसके पेरेंट्स बोल रहे हैं कि आप मेडिकल या फिर जेईई इंजीनियरिंग ही करो, तो ये बेटर नहीं है, क्योंकि लॉ के लिए भी एक अलग एग्ज़ाम है, जो कि हमारी कंट्री जैसा नेशनल लेवल पे होता है, ताकि वो अच्छे से लॉ कॉलेज में जा सके। बट ये स्टिग्मा सही नहीं है कि इंजीनियरिंग और डॉक्टर लाइन में ही बेटर ऑप्शंस है। और अगर आप उस सूरत-ए-हाल में होते कि मिसाल के तौर पे आपका कहीं और रुझान होता और आपके पेरेंट्स आपको ये 2 ऑप्शंस देते, तो इस सिचुएशन को आप किस तरह से टैकल कर सकते थे? मैं तो अपने पेरेंट्स से पहले कंसल्ट करता कि मुझे इसमें इंटरेस्ट नहीं है। अगर वो फ़ोर्सफुली करते, तो भी मेरा जैसा अभी मेरा रैंक आया, जी, वैसा वो नहीं आ सकता था, क्योंकि उसमें मुझे इंटरेस्ट नहीं था फर्स्ट ऑफ ऑल। जी। तो यानी हम ये कह सकते हैं कि इंसान का किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट होना बेहद ज़रूरी ज़रूरी है। है। तो यहाँ पे मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि फ्रॉम अ रूरल रूरल एरिया, आपने 11वीं-12वीं जो वहाँ पे की, जुन्नर में, पुणे में। तो मैं ये कहना चाहूँगा, वहाँ से एक ट्रांज़िशन जो हुआ अप टिल मुंबई, वो कैसा था? अ, मुझे तो स्टार्ट में बहुत प्रॉब्लम्स हुई, जैसे कि रूरल एरिया में ज़्यादातर साइलेंस, वी फील दैट वी आर फ्री, बट यस। रूरल एरिया में अर्बन एरिया में इतना ज़्यादा वो नहीं रहता है। ज़्यादा ट्रैफिक के नॉइज़ पॉल्यूशन सबसे ज़्यादा रहता है, और फिर पढ़ाई में ब डिस्टर्बेंस होती है कहीं न बहुत कहीं। ज़्यादा होती है। ये आपने फेस किया है पर्सनली? जी। जी। तो यानी हम ये कह सकते हैं कि आपको जो प्रोग्राम्स मुंबई में कंडक्ट किए जाते हैं, जैसा मैक्स स्टार्स का आपने एग्ज़ाम्पल दिया, तो इसके बारे में वहीं पे इत्तिला हो गई थी आपको? जी हाँ, मुझे उधर ही पता चल गया था, क्योंकि मैक्स स्टार एग्ज़ाम होती है, जो कि हमें देनी चाहिए था फॉर नीट एंड जेईई एस्पिरेंट्स। जी। तो अभी मिसाल के तौर पे वी हैव सीन योर जर्नी फ्रॉम द चाइल्डहुड इटसेल्फ अप टिल 10th,
11th 12th एंड योर ट्रांजिशन टुवर्ड्स मुंबई। सो और आपको यहाँ पे वहीं पे पता चल गया था इस प्रोग्राम के बारे में। सो आई वुड लाइक टू आस्क यू कि जब आप इस प्रोग्राम में इस एंट्रेंस टेस्ट होता है इस प्रोग्राम के लिए, एम आई राइट? यस। सो मैं पूछना चाहूंगा आपसे कि जब इस प्रोग्राम में आप एडमिशन लिए आपने, तो यहाँ पे मुंबई में आपको एकोमोडेशन फैसिलिटीज या इस प्रोग्राम के बारे में आप बताइए। पहले तो इसके लिए एक एग्ज़ाम होती है जो कि एंट्रेंस लेवल एग्ज़ाम होती है, उसको हम क्लियर करेंगे, तब हमारा एक इंटरव्यू होता है सेकंड एग्ज़ाम के तौर पे। कंडक्टेड बाय द ऑर्गेनाइजेशन यस, itself। यस। ओके, विथ एक्सपर्ट्स ऑफ दैट सब्जेक्ट। ओके, तो वो इंटरव्यू लेते हैं, अगर हम उसमें क्लियर करें, तब जाके हमें फैसिलिटी मिलती है फॉर नीट एंड जेईई। तो अगर हमने उसको क्लियर किया तो वो हॉस्टल अकोमोडेशन हमें देते हैं विथ कोचिंग फीस वो प्रोवाइड करते हैं एंड हॉस्टल फीस हमें भरनी पड़ती है एंड दैट ओनली वी हैव टू पे फॉर नेक्स्ट 2 इयर्स जब तक हम इधर रह रहे हैं पढ़ने के लिए। और फिर उसके बाद लाइब्रेरी प्रोवाइड करते हैं और घर पे मतलब हॉस्टल में अच्छा अकोमोडेशन है हॉस्टल का एंड कोचिंग जो है वो एसएसपीटी प्रोवाइड करते हैं जो समीर सर की क्लासेस हैं। जी, जी, जी। तो यानी हम व्यूअर्स ये कहना चाहेंगे कि सहूलतें आपके लिए मौजूद है, ज़राए आपके लिए मौजूद है। आपने जिस तरह से इवन थ्रू बिलॉन्गिंग फ्रॉम रूरल एरिया इस चीज़ को, इस प्रोग्राम को हम ये कह सकते हैं फाइंड आउट किया ताकि आप अपना एक बेहतर मुस्तकबिल बना सकें। हम अपने व्यूअर्स से भी यही कहते हैं कि आप पढ़ाई का जज़्बा खुद में पैदा करें, ताकि जो है ज़राए आपके लिए मौजूद है, आप उसे तलाश करें, तो आपका एक फ्यूचर जो है कामयाब हो सकता है। तो यहाँ पे मैं आपसे पूछूँगा कि एक अक्सर मिथ रहती है कि द टॉपर्स स्टडी फॉर वी कुड से 18 आवर्स अ डे, 16 आवर्स अ डे। इज़ दैट मिथ ट्रू? यस, वो मिथ ट्रू है बट कंटिन्यूअसली दे कांट सिट फॉर 16 आवर्स क्योंकि हमें मिनिमम मैक्सिमम हम लोग 4 आवर्स तक ही बैठ सकते हैं। उसके बाद हम ब्रेक लेते हैं विथ 5 टू 10 और 15 मिनट्स, फिर हम वापस स्टडी पे फोकस करते हैं। जी, यानी आपका स्टडी पैटर्न कैसा था? मेरा स्टडी पैटर्न जो था वो मैं रात को मैं मतलब अ डे पर्सन था। तो जी। मैं रात को ज़्यादा लेट तक मैं सिर्फ़ एग्ज़ाम के टाइम पे जागता था विथ 12:30 लास्ट टाइम। 12:30 मतलब नॉर्मली हो गई, हाँ, जी। मैक्सिमम एंड नॉर्मली मैं 11 टू 11:30 तक सो जाता था एंड वेक अप एट 3:30 एएम। स्टार्टिंग से आपका यानी दिन का शेड्यूल बताइए कितने बजे? मेरा 3:30 का स्टार्टिंग का टाइम था सुबह उठने में? का। जी। ओके, 3:30 के बाद मैं उठ के स्टडी कर रहा था विथ क्वेश्चन सॉल्विंग फॉर माइंड टू वेक अप एंड वर्क फास्ट। 3:30 टू 5:30 विथ जी। मैथ्स क्वेश्चन जो टफ क्वेश्चंस होते हैं उसको सॉल्व करता था। 5:30 के बाद मैं नमाज एंड ब्रेकफास्ट करता था एंड फिर उसके बाद क्लासेस के लिए नहीं जाता था घर से जी। मतलब हॉस्टल से एंड 7 टू 1:30 हमारी क्लासेस होती थी। तो 1:30 के बाद मैं विद हाफ एन आवर ब्रेक में उसमें ब्रेकफास्ट सॉरी लंच एंड जी। नमाज पढ़ता था और फिर 2 टू 8:30 में लाइब्रेरी में रहता था 2 और टू 8:30 8:30 यानी बीच में मतलब विदिन ब्रेक्स विदिन ब्रेक्स तो इंक्लूडेड। यहाँ पे लाइब्रेरी में आपको फ़ोन वगैरह साथ में चलाने की इजाज़त नहीं? इजाज़त तो नहीं थी क्योंकि स्टार्टिंग में तो मैं क्लासेस की लाइब्रेरी में था। फिर हम ख्वाजा मस्जिद की लाइब्रेरी जो कि नज़दीक पड़ती है इधर जी। से, तो उधर हम आने लगे ताकि टाइम थोड़ा ज़्यादा यूज़ हो हमारा। और उसके बाद रात में? उसके बाद रात में 8:30 के बाद तो 9 तक डिनर करता था एंड फिर उसके बाद 1 एंड 2 आवर्स फॉर स्टडी एंड वापस सो जाता था। तो यानी हम ये कह सकते हैं कि अंटिल अनलेस वी वर्क हार्ड हम उस स्पेसिफिक पोजीशन को एक्वायर नहीं कर सकते जो हमारी तमन्ना है। जी। एम आई राइट? यस। सो यानी हम व्यूअर्स से भी यही पैगाम देना चाहेंगे कि अगर आज आप अपनी जवानी में एक मजबूत, जब आपके साथ पेरेंट्स जैसा एक 2 मजबूत बाजू हो आपके साथ, तो आप ज़रूर मेहनत कीजिए। आपके पेरेंट्स अपना सब कुछ जो है कुर्बान करने के लिए तैयार है, आपके मुस्तकबिल को बेहतर बनाने के लिए। तो इतने जो आपकी यंग एज है, एडोलेसेंस पीरियड और स्पेशली फ्रॉम द आफ्टर 10th इटसेल्फ, इसे ज़ाया ना होने दें। तो यहाँ पे आपसे ये पूछूँगा मैं कि किस तरह से आपके पेरेंट्स का इसमें रोल रहा है आपको इस मकाम तक लाने के लिए? तो सबसे जो कि अगर किसी बच्चे की सक्सेस में सबसे बड़ा हाथ जो रहता है और सपोर्ट रहता है वो पेरेंट्स का रहता है। और यहाँ पे हम एक देखते हैं कि मिसाल के तौर पे बहुत सारे एंट्रेंस एग्जामिनेशंस जब कंडक्ट किए जाते हैं हमारे मुल्क में, तो एक सिस्टम जो हमने देखा है कि इन एंट्रेंस एग्जामिनेशंस में जो है नेगेटिव मार्किंग की जो है स्कीम होती है कि मिसाल के तौर पे अगर इंसान जो है छोड़ देता है इस क्वेश्चन को तो देन नो मार्क्स विल बी डिडक्टेड, लेकिन वही अगर राइट आता है तो उसे
पॉइंट स्कोर करता है, लेकिन वहीं जब गलत जाता है तो कभी हमने देखा -1 या -4 तक बात चले जाती है। तो क्यों ऐसा नेगेटिव मार्किंग का सिस्टम है? ताकि बच्चों के लिए एक्यूरेसी रह सके। अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा तो बच्चों की जो मतलब मार्क्स रहेंगे वो सेम रहेंगे। उस पे रैंक डिफर करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। बट अगर नेगेटिव मार्किंग का सिस्टम है तो ज्यादातर मार्क्स तो क्लैश नहीं होते बच्चों के। ओके, यानी क्लैश को अवॉइड करने के लिए क्लैश को अवॉइड करने के लिए और प्रिसीजन और एक्यूरेसी को मेंटेन करने के लिए वो लोग नेगेटिव मार्किंग रखते हैं। यानी एकदम जो है एक्यूरेट एक्यूरेट अगर आपको आंसर पता है तो ही आपको जवाब देना है। आप अजम्पशन नहीं कर सकते एग्जाम में। यानी ये जो है एंट्रेंस एग्जाम, ये कोई गुमान का खेल नहीं है। नहीं। बिल्कुल। और यहाँ पे इससे पहले हम देखते हैं कि बिफोर द एग्जाम डे एक्चुअली हैपन, उससे पहले मॉक टेस्ट बहुत बार लिए जाते हैं। तो इस मॉक टेस्ट की इंपॉर्टेंस क्या है एक स्टूडेंट की जिंदगी पे? मॉक टेस्ट जो है वो स्टूडेंट की जिंदगी में सबसे बड़ा काम करता है कि आपके स्ट्रेस को दूर करता है। कि आप डायरेक्ट अगर एग्जाम दोगे तो आपको बहुत स्ट्रेस आएगा कि इसमें क्वेश्चंस किस टाइप के आते हैं वो आपको पता नहीं रहता अगर डायरेक्ट आप एग्जाम दोगे जेई जैसा या फिर नीट जैसा। बट अगर आप मॉक टेस्ट दोगे तो आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस कैसे रहते हैं और डिफिकल्टी लेवल एंड वो क्वेश्चन के टाइप कैसा रहता है वो आपको पता चल जाता है अगर आप मॉक टेस्ट दे रहे हो तो। तो यहाँ पे आपसे मैं पूछना चाहूंगा कि इसी के साथ मॉक टेस्ट तो हो गया, अब यहाँ पे एक इंसान की पसंद और नापसंद होती है। तो कुछ लोगों के ऐसे होते हैं, हमने स्टूडेंट्स देखा कि कुछ सब्जेक्ट्स बहुत ही स्ट्रांग होते हैं तो कुछ सब्जेक्ट्स बहुत ही वीक होते हैं। जनरली ऐसा देखा गया है कि जो सब्जेक्ट स्ट्रांग होते हैं वो उनके फेवरेट सब्जेक्ट्स होते हैं। तो हम ये कहना चाहेंगे कि आपका जो है स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट क्या था और वीकेस्ट सब्जेक्ट क्या था? मेरा सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट था वो मैथ्स का। यस। जो कि मुझे जो था वो स्कूल टाइम से ही मुझे मैथ्स सब्जेक्ट फेवरेट था। एंड उसके बाद भी मुझे ज्यादा प्रॉब्लम जो कि हम लोग एसएससी बोर्ड से थे, महाराष्ट्र बोर्ड, तो उसके बाद हमें सीबीएसई एनसीईआरटी बोर्ड में शिफ्ट होना पड़ा था कि हम जेई की स्टडी कर सके। तो उसमें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि मेरा फेवरेट सब्जेक्ट मतलब स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट मैथ्स था, तो उसमें इतनी मुझे प्रॉब्लम नहीं आई। बट केमिस्ट्री जो था वो मेरा वीकेस्ट सब्जेक्ट था, तो उसमें थोड़ी प्रॉब्लम आती थी। बट मैंने वक्त के साथ उसको अल्हम्दुलिल्लाह ओवरकम किया था। तो मैं यहाँ पे आपसे पूछना चाहूंगा कि जनरली ऐसा एक परसेप्शन है जमाने में कि नहीं मैथ से हमें दूर रहना है, तो ऐसा क्यों, आपको क्या लगता है क्यों ये अ, परसेप्शन? बच्चे जो है वो मैथ्स के क्वेश्चन से डरते हैं क्योंकि कुछ क्वेश्चंस जो रहते हैं मैथ्स के वो अनसॉल्वेबल रहते हैं। अनसॉल्वेबल। क्योंकि पेपर में आपको वही क्वेश्चन डिटेक्ट करना है कि ये आप इसके पीछे अगर आप टाइम दोगे तो आपका विद हाफ एन आवर चला जाएगा पेपर में सिर्फ एक क्वेश्चन क्योंकि वो क्वेश्चन ऐसे ही इस टाइप से बना रहता है कि वो आपका टाइम कंज्यूम करे सिर्फ। यानी आपको उस पर सोचना है, वो सिर्फ आपका टाइम छीनने के लिए क्वेश्चन प्रिपेयर किए जाते हैं। तो किस तरह से आप ऐसे क्वेश्चंस को टैकल करते थे? मैंने इसीलिए स्टार्टिंग से ही क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग पे ज्यादा फोकस किया तो उससे मुझे पता चल गया था कि कौन से क्वेश्चन ज्यादा टाइम लेते हैं और कौन से क्वेश्चन कम टाइम में हम उसको टैकल करके उसको सॉल्व कर सके। जी। और यहाँ पे हमने देखा है कि अलॉन्ग विद द क्वेश्चन, जैसा कि आपने कहा कि आपका वीकेस्ट सब्जेक्ट तो था केमिस्ट्री था, क्यों, एनी स्पेसिफिक रीजन फॉर दैट? मुझे एक्चुअली ऐसा है कि मुझे केमिस्ट्री में ऐसा है कि आपको लर्न करना ज्यादा रहता है, बट मुझे लर्निंग पे ज्यादा अच्छा नहीं लगता था, मुझे समझना उसमें ज्यादा यू पसंद वांट टू था। गो इन डेप्थ, यस कि सिर्फ हमें जो है लर्न करना, सिर्फ ज़हन में रखना, जैसा हम कहते हैं अपनी बॉम्बे की ज़बान में रट्टा मारना, तो इससे ज़्यादा आई वांट टू स्टडी इन डेप्थ व्हाट द पर्पस बिहाइंड इट। यस और मैथ्स जो है यही सिखाता है कि हाँ, आपको उस सम के पीछे जो किस तरह से सॉल्व हुआ है वो जानना ज़्यादा इंटरेस्ट रखता था, एंड दैट्स वेरी प्रैक्टिकल। तो हमारे व्यूअर्स से भी यही कहना चाहेंगे कि मैथ्स का खौफ अपने दिल से निकाले, क्योंकि इंसान जब तक मैथ्स नहीं करेगा, इंसान अपनी ज़िंदगी के अलग-अलग जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स है, उसे कैसे सॉल्व करेगा? ये प्रैक्टिकल ज़िंदगी में भी अप्लाई होता है। तो मैं यहाँ पे आपसे पूछना चाहूँगा कि अगर किसी शख्स को अपने दिल से एंट्रेंस एग्जामिनेशंस का खौफ निकालना है, बहुत बार ऐसा होता है कि नहीं ये एंट्रेंस एग्जाम है, नहीं वो एंट्रेंस एग्जाम है, तो बच्चा जो है वो बचपन से डर जाता है, और डर के माहौल में अगर वो एग्जाम लिखने बैठता है तो कहीं ना कहीं उसका असर जरूर होता है उसके पेपर पर। तो किस तरह से ऐसे एंट्रेंस एग्जाम का वो खौफ निकाले बिफोर द पेपर इटसेल्फ? आपको सबसे ज्यादा पहले प्रैक्टिस करनी है नंबर ऑफ क्वेश्चंस। जी। आपको जो दूसरा जो है वो नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। पहले आपको कंसेप्ट के डेप्थ में जाके उसको समझना है, क्योंकि जब तक आप कंसेप्ट समझोगे नहीं तब तक आपके प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होंगे। जी। और जब तक आपके प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होंगे तो डाउट्स भी ज्यादा नहीं आएंगे। अगर डाउट्स नहीं आए तो फिर अगर वही कम कम डाउट्स जो आप समझ रहे हो कि आंसर देख के हम लोग समझ लेंगे, बट वो ऐसा नहीं होता है। आप जब तक उसको समझोगे नहीं या फिर सर से नहीं पूछोगे
तो आप उसको क्वेश्चन को टैकल नहीं कर सकते, फिर सॉल्व नहीं कर सकते। और अगर सेम क्वेश्चन एग्जाम में आ गया तो फिर आपके मार्क्स तो उधर जाने वाले हैं। इफेक्ट होते हैं। जी। जी, तो यहाँ पे क्योंकि मार्क्स जाते हैं, एक खौफ का माहौल रहता है, बच्चों के ज़हन में एक स्ट्रेस्ड आउट हो जाते हैं, जैसे-जैसे एग्ज़ाम्स के दिन करीब आते हैं, उतना-उतना स्ट्रेस बढ़ते जाता है। तो आप इस हम ये कह सकते हैं बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो इस प्रोग्राम को इस वक़्त देख रहे हैं, अलग-अलग मुख्तलिफ एंट्रेंस एग्ज़ामिनेशंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एक जनरल पर्सपेक्टिव से ले लें कि अगर किसी शख्स को एंट्रेंस एग्ज़ाम देना है और जैसे-जैसे दिन करीब आ रहा है, वो उस एंट्रेंस के लिए बैठता है, तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आप किस तरह से स्ट्रेस को डील आउट करते थे? फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे भी स्ट्रेस होता था, क्योंकि लास्ट 3 महीने में फर्स्ट अटेम्प्ट में आपको पता नहीं रहता कि कैसे क्वेश्चन्स आने वाले जी। हैं इन जेईई एंड नीट भी। तो बट थोड़ा बहुत आइडिया रहता है किस टाइप के क्वेश्चन आएँगे। तो बट स्ट्रेस तो बहुत होता है। तो लास्ट टाइम पे मैंने अपना स्लीप आवर्स जो था मेरा 5 आवर्स 6 आवर्स का स्लीप था, जी, तो मैंने उसको और कम करके 3:30 और 4:30 आवर्स कर दिया था। जी। तो ताकि मैंने स्टडी पे ज़्यादा फोकस कर सकूँ। तो एंड यस, स्ट्रेस को मैंने इस टाइप से दूर किया कि मैं खुदा से थोड़ा करीब होने के लिए नमाज़ शब वो सब पढ़ता था। यानी आपने दीन और दुनिया साथ में लेकर जी। चले। जी, बिल्कुल। और यहाँ पे मैं आपसे ये भी पूछना चाहूँगा कि मिसाल के तौर पे जब इंसान पेपर लिखने बैठता है, तो कभी-कभार ऐसा होता है कि उससे क्वेश्चन्स आते तो सब है, लेकिन जो माहौल होता है एग्ज़ामिनेशन रूम का, उसे देख के घबरा जाता है। मिसाल के तौर पे जो मॉडरेटर है, अलग-अलग बच्चे जो है घबरा के पेपर लिख रहे हैं, तो इस चक्कर में जो है वो भूल जाता है। तो मिसाल के तौर पे जब पेपर आपके हाथ में आए, तो आपका रिएक्शन क्या था? फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट का रिएक्शन जो था, क्योंकि हमारा जो सेंटर था उसमें पहला पेपर हमारा मैथ्स का आया था। यस, जो कि अगर मैंने जो देखा कि पहले 2 क्वेश्चन में मेरे 5 मिनट चले गए थे। यानी द टाइम इज़ लेस यस, यस। और उसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस यस, करने। तो तो फिर मैंने पेपर आपको ये नहीं सोचना कि आप नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा कर लो, बट आपको एक्यूरेसी पे भी फोकस करना है उसके साथ, क्योंकि अगर आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस के पीछे जाओगे तो आपकी एक्यूरेसी थोड़ी कम हो जाएगी। यानी वही अटेम्प्ट करना है जिस पे आप श्योर हो कि श्योर दिस हो। इज़ द करेक्ट आंसर यस, फॉर यस, दिस इज़ हाउ यू सॉल्व द पेपर, राइट? यस। तो यहाँ पे मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि ड्यूरिंग दिस प्रोसेस जब आपका पेपर हो गया, जेईई मेन्स और उसके बाद जेईई एडवांस, एम आई राइट? जी। यस। तो आपका जब रिज़ल्ट आया और जब आपने रिज़ल्ट देखा कि यू हैव स्कोर्ड ऑल इंडिया रैंक 32 व्हिच इज़ अ वेरी गुड एंड फ्रॉम आवर कम्युनिटी इट इज़ अ वेरी प्राउड मोमेंट फॉर अस ऑल। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपके पेरेंट्स का खुसूसन और आपके टीचर्स का इस मोमेंट पे रिएक्शन क्या था? मेरे पेरेंट्स का सबसे अच्छा वो रिएक्शन था, वो पहले बोले कि नमाज़ शुक्र पढ़ो खुदा की बारगाह में। जी, एंड फिर उसके बाद मैंने अपना रिज़ल्ट दोस्तों से वो किया, शेयर किया, तो उनका भी रिएक्शन बहुत अच्छा था। फिर टीचर्स को वो किया, कॉल किया, तो वो बोल रहे थे कि बहुत अच्छा रैंक आया आपका। जी। तो यहाँ पे जब इतना अच्छा रैंक आने के बाद ऑल इंडिया रैंक 32 तो आपके अभी फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? मेरा फ्यूचर प्लान्स तो ये है कि मैं कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग करूँ फ्रॉम आईआईटीज़ लाइक बॉम्बे एंड दिल्ली एंड सम मद्रास एंड खड़गपुर दैट। यस, यू वांट टू एक और एंड आपका इतना अच्छा रैंक है अल्हम्दुलिल्लाह वी विश दैट यू विल गेट एन एडमिशन इनटू आईआईटी व्हिचएवर आईआईटी यू लाइक, ओके? तो यानी आईआईटी इन कंप्यूटर कंप्यूटर साइंस। साइंस, यस। तो अगर मिसाल के तौर पे किसी शख्स को ये इस पाथ पे चलना है जिस पे आप मिसाल कंप्यूटर साइंस जो है, इंजीनियरिंग जो है, आप परस्यू करना चाहते हो फ्रॉम स्क्रैच इटसेल्फ, तो किस तरह से वो करे? आप उसे एक गाइड बताइए कि किस तरह से पाथ एक्वायर। आप फर्स्ट ऑफ ऑल तो जी। आपको 2 साल आपके डिस्ट्रैक्शन जो भी डिस्ट्रैक्शन है, जैसे कुछ बच्चों का डिस्ट्रैक्शन फ़ोन होता है, कुछ बच्चों के फ्रेंड्स डिस्ट्रैक्शन होते हैं, आप उनसे दूर हटिए। क्योंकि जब तक आप डिस्ट्रैक्शन से दूर नहीं हटोगे, आपको आपका फ़ोकस सही से नहीं हो पाएगा पढ़ाई पे। जब तक आप फ़ोकस सही से नहीं कर पाओगे तो आपको स्टडी पैटर्न सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टाइम टेबल भी इसमें मैटर करता है। डेली का टाइम टेबल। जी, डेली टाइम टेबल। आप चाहे थंडरस्टॉर्म आए या फिर एकदम कहत पड़ जाए, आपको आपका टाइम टेबल फ़ॉलो ही करना है। डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है किसी जी, को। नहीं और तो 11th-12th का इसमें क्या रोल रहता है? 11th-12th का इसमें ऐसा रोल कि आप जो बोर्ड से पढ़ रहे हो, उसको परस्यू ही करो कि अगर आप एसएससी से हो तो एसएससी ही पढ़ो। बट अगर आपको एनसीईआरटी पढ़ना है तो फिर स्टार्ट से ही आप सीबीएसई से स्टार्ट कर सकते हो। यानी यू वुड रिकमेंड कि अगर किसी को बचपन से ही इस फील्ड में जाना है, तो स्टार्टिंग से ही एनसीईआरटी में वो सीबीएसई बोर्ड। कुछ बच्चे जो रहते हैं वो 4th 5th से ही स्टडी की इसकी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हैं जेईई एंड नीट।
जो जी। कि हमारी कम्युनिटी के लिए बहुत वो है इतनी अच्छी बात नहीं है, क्योंकि वो 4th-5th से ही स्टार्ट कर देते हैं उसकी प्रिपरेशन। यानी बचपन से ही जो है हमें देखना चाहिए कि एक स्पेसिफिक क्लियर विजन होना चाहिए हमारे करियर के लिए। जी। और इसमें जो है माँ-बाप का बहुत ज़्यादा हाथ होता है कि हाँ, एक इवन दो बच्चे का जिस फ़ील्ड में रुझान है सबसे पहले उसे काउंसल करवाएँ, हम ये कहना चाहते हैं। और जिस फ़ील्ड में रुझान है पेरेंट्स से, उसे काउंसलिंग के बाद जो है हम कह सकते हैं कि एक सही राह पे जिसमें उसका इंटरेस्ट, उसका रुझान हो, वरना कहीं ऐसा ना हो कि बच्चा जो है खुद पे उस करियर को, उस फ़ील्ड को अपने पे बोझ समझने लगे। जी। और यहाँ पे हम एक एनालिसिस करना चाहेंगे कि जब इंसान स्पेसिफिकली स्पीकिंग अबाउट जेईई मेंस या एडवांस हो गए, तो एन मोमेंट पे या साल भर ऐसी कौन सी 3 सबसे बड़ी मिस्टेक्स करता है, जिसकी बिना पर उसका परसेंटेज कम हो जाता है? पहली मिस्टेक तो सबसे बड़ी ये है कि आप वो कुछ बच्चे जो रहते हैं वो मॉक्स पे ज़्यादा फ़ोकस नहीं करते। वो पार्ट टेस्ट पे फ़ोकस नहीं करते, वो डायरेक्ट फ़ोकस करते हैं फुल टेस्ट पे कि हम फुल टेस्ट में मार्क्स ला लेंगे। बट ऐसा रहता है कि आपको पार्ट टेस्ट पे भी फ़ोकस करना है, क्योंकि हमारे जो रहते थे वो मंथली 3 पार्ट टेस्ट होते थे और 1 फुल टेस्ट होता था। तो उसमें ज़्यादा बच्चे पार्ट टेस्ट में एब्सेंट रहते थे। तो और फुल टेस्ट में ऑलमोस्ट सभी बच्चे प्रेज़ेंट रहते थे। बट मैंने ऑलमोस्ट सभी टेस्ट पे फ़ोकस किया, तो मेरा अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से प्रिपरेशन हो गया था, क्योंकि आपको और दूसरा ये है जो जी। कि एनालिसिस है, पेपर एनालिसिस। आपको हर पेपर के बाद उसका एनालिसिस अगर आप 3 घंटे का पेपर कर रहे हो, जी, तो आपको 1 या 2 घंटा उस पेपर को एनालिसिस में दा देना है। पेपर के बाद जी, पेपर के बाद। तो मतलब यस, सॉल्यूशन जब देंगे उससे पहले ही आपको पेपर को सॉल्व कर लेना है घर पे जाके। यानी मिसाल के तौर पे आपके पास पेपर आया, आपने पेपर दिया, जी, आपका पेपर चेक होके वापस आपके पास आता था। जी। एम आई राइट? यस, तो यहाँ पे मैं पूछना चाहूँगा कि आपको उसका सॉल्यूशन किट भी दिया जाता था पेपर के बाद। तो आप ये कह रहे हो कि आपको फ़ौरन अपने घर पे जाना है और देखना है कि आपने क्या अटेम्प्ट किया है पेपर में और मैच विद द टेक्स्ट बुक इटसेल्फ। अ, या फिर आपके जो भी गलत गए या फिर रॉन्ग गए आंसर, उनको भी सॉल्व करना है घर पे जाके, और जो अनसॉल्व्ड है उसको भी सॉल्व करना ठीक, है। यानी आपने जो छोड़ दिया उसे भी आपको जी, सॉल्व करना है ताकि जितना हो सके आप मार्क्स एक्वायर कर सको। जी, जी, आपको कंसेप्ट क्लियर हो सके। जी, एंड थर्ड इज़ जो कि बच्चे कंसिस्टेंट नहीं रहते हैं। आज अगर आप वो 15 आवर्स पढ़ रहे हैं, तो कल आपने 12 आवर कर दिया। ये आपको बेटर ऑप्शन नहीं है। आप 15 आवर्स पढ़ रहे हैं, तो आप ट्राई कीजिए कि कल ज़्यादा पढ़ें, 15 आवर 15 मिनट्स। मतलब 1 मंथ अगर आप 15 आवर्स पढ़ रहे हैं, तो नेक्स्ट मंथ ट्राई कीजिए कि हाफ एन आवर इंक्रीज़ करें, ताकि जी। आपका बेटर बेटर फोकस बढ़ सके उस पे और डिस्ट्रैक्शन कम हो सके। यस, यानी हम कह सकते हैं नंबर 1 डिस्ट्रैक्शन कम करना, जी। नंबर 2 कंसिस्टेंसी, नंबर 2 अ, इज़ प पेपर सॉरी सॉल्विंग। हाँ, यस हम ये कह सकते हैं कि नंबर 1 इज़ डिस्ट्रैक्शंस हटाना, नंबर 2 मॉक टेस्ट जितना हो सके पेपर सॉल्व हो सके प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स ये और नंबर 3 इज़ दैट कि हम जो है कंसिस्टेंट कंसिस्टेंसी बरकरार रखें। यानी 15 का 16 हो सकता है, 15 का 14 नहीं हो 14 सकता नहीं है। नहीं करना बिल्कुल। और यहाँ पे बस आखिर में वक़्त हमारा मुक़य्यद है। हम ये कहना चाहेंगे कि जो इस बात पे आना चाहते हैं, एक जो यंग स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए आप क्या एडवाइस देना चाहते हो एट लास्ट? अ, मैं तो ये बोलूँगा कि आप ये मत सोचो कि आपकी फैमिली बैकग्राउंड कैसा है। आप चाहे आपको अगर मैक्स स्टार का प्रोग्राम आप क्लियर नहीं कर पा रहे हो, तो आपके पास दूसरे सोर्सेज़ है, जैसा पीडब्ल्यू है, जी, यूट्यूब है, जो कि बहुत बड़ा इंडस्ट्री है आपके स्टडी के लिए, जिस पे आप फ्री में ऑनलाइन लेक्चर्स कर सकते हैं। तो उससे भी आप स्टडी कर सकते हो, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने इस साल भी हर साल, मतलब जब से ऑनलाइन कोर्सेज़ आए हैं, उससे भी वो बहुत अच्छे-अच्छे रैंक निकाल रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। जी, यानी हम ये कह सकते हैं कि ज़राए मौजूद है, जी, इवन दो अगर आपका किसी प्रोफ़ेशनल ट्यूटोरियल्स वगैरह में कहीं पे भी नाम नहीं आता है, तो यूट्यूब वगैरह सोर्सेज़ मौजूद है, उसे हम एक प्रोडक्टिव वे में जी। अप्लाई कर सकें। बट मैं ये बोलूँगा कि ये एग्ज़ाम जो है, आप डरो मत कि स्टार्ट से ही अगर आप डर गए, तो ये तो पहले ही है कि अब डर गए तो मर गए। जी, ये तो एक वो हिंदी में वो कहावत है। जी, बट अगर आपको पहले इस एंट्रेंस एग्ज़ाम के पाथ पे जो आपको कदम रखना है, ये सबसे बड़ा स्टेप आपका रहता है। क्योंकि आप स्टार्ट से ही वो सोचोगे कि डर जाओ, मैं नहीं कर पाऊँगा, तो आप ये एग्ज़ाम कभी नहीं कर पाओगे। बट आपको पहले इसमें कदम रखना है कि इसको प्रिपरेशन की वे क्या है, इसमें कौन से टीचर्स, मतलब कौन-सा आपका सब्जेक्ट फ़ेवरेट है, या फिर जी, कौन-सा आपका वीकेस्ट है, उसमें आपको ओवरकम करना है वीकेस्ट सब्जेक्ट को। जी, यानी स्ट्रॉन्ग और वीकेस्ट सब्जेक्ट दोनों आपको पहले से आइडेंटिफ़ाई करना है। जी, जो बेहतर है उसे और बेहतर बनाना है, जो स्ट्रॉन्ग है उसे कोप अप करने की कोशिश करना है। जी, बिल्कुल यानी सबसे पहले तो बहुत-बहुत शुक्रिया
कि आपने अपना वक्त दिया, एंड इसके साथ वी विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंडेवर्स। वी होप दैट यू परस्यू योर करियर इन अ वेरी ब्यूटीफुल मैनर। शुक्रिया। जी, तो ये थे जनाब मोहम्मद अय्यूब साहब के, जिन्होंने एक बहुत ही बेहतरीन अंदाज में हमारे बच्चों को जो इस बात को एक्वायर करना चाहते हैं, जो आईआईटीज़ में एडमिशन लेना चाहते हैं, फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग इटसेल्फ, कि इंसान को जो है अपने डिस्ट्रैक्शंस को दूर रखना चाहिए। जो फ्रेंड सर्कल है, कोशिश कीजिए कि ऐसा फ्रेंड सर्कल बनाए जो आपको पढ़ाई की तरफ मोटिवेट करे। जब आपके माँ बाप आपके साथ है, आपके पास ज़राए मौजूद है, ये मत देखिए कि आपका बैकग्राउंड क्या है। यू विल गेट अ लॉट ऑफ हेल्प। अगर आप उसे तलाश करें तो ज़राए मौजूद है, आप उसे यूटिलाइज करिए सही से, और ताकि आपका एक मुस्तकबिल बेहतर बन सके। इसी उम्मीद के साथ हम लेते हैं आपसे अलविदा, मगर देखते रहिए चैनल विन। शुक्रिया, खुदा हाफिज।